हेलो स्टूडेंट्स। तो आज अपनी 10th मैथ का नया टॉपिक स्टार्ट हो रहा है जिसका नाम क्या है, बहुपद। टॉपिक स्टार्ट करने से पहले अपन बात करते हैं कुछ। बात ये है कि जो वीडियो अपन बना रहे हैं, अपनी टीम जो वीडियो बना रही है, ये बात स्पेशली जो बच्चे अपनी संस्था में पढ़ रहे हैं, जो भी बच्चे वीडियो देख रहे हैं, उनके पेरेंट्स के लिए है ये बात कि एक चीज़ नोटिस करी है कि जितने स्कूल में स्टूडेंट्स हैं या फिर 9th के 10th के स्टूडेंट्स हैं, 12th से निकलने वाले स्टूडेंट्स हैं, उनके पेरेंट्स जो वीडियो देखते हैं, उनमें से बहुत कम लोगों के सुझाव हम तक पहुंच पाते हैं। या तो वो वीडियो देख नहीं रहे हैं या फिर अपने बच्चों को बोल नहीं रहे हैं कि आप वीडियो देखो, उनसे पढ़ाई करो, या फिर टाइम नहीं निकाल पा रहे हैं। तो उनके लिए एक सुझाव है कि जो ये वीडियो आपके लिए बन रहे हैं, ये आपके फ़ायदे के लिए बन रहे हैं, आपके बच्चों के फ़ायदे के लिए बन रहे हैं। तो पेरेंट्स से मेरी एक रिक्वेस्ट है कि वो अपने बच्चों को उनको बोलें कि कम से कम ये जो वीडियो बन रही है उनको आराम से ध्यान से देखें और उनको देख के पढ़ाई अपनी जारी रखें। बहुत कम सुझाव आ रहे हैं, इससे पता चल रहा है कि पेरेंट्स इस चीज़ पर बहुत कम गौर कर रहे हैं। देखो, बात ये है, हमारी टीम है, हमारी तरफ से हम पूरा कोशिश कर रहे हैं, परंतु जब तक आप कोशिश नहीं करोगे, आप अपने बच्चों को नहीं बोलोगे कि वीडियो देख के आप भी पढ़ाई को लगातार रखिए, तब तक कुछ फ़ायदा होने वाला नहीं है। तो क्या करना है कि बच्चों को, पेरेंट्स के लिए है ये बात कि अपने बच्चों को बोलना है कि स्कूल में जो वीडियो बन रही है, सर जो वीडियो बना रहे हैं उनको देखें, शेयर करें, और उनको देख के जो भी अपने बुक्स की चैप्टर चल रहे हैं उन चैप्टर को हल करें। क्योंकि वीडियो डेली बन रही है और चैप्टर वाइज वीडियो बन रही है, जैसे क्लास में काम होता है वैसे यहाँ पे काम हो रहा है। तो ये काम आपको करना है। अभी अपना टॉपिक है बहुपद यानी कि पॉलिनोमियल्स। इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले कल मेरे पास एक बच्चे की रिक्वेस्ट आई थी। तो उस बच्चे ने बोला था, सर आपने जो चैप्टर करवाया है हाइट एंड डिस्टेंस, ऊंचाई एवं दूरी, उसका चैप्टर का यानी 8वीं विविध का 21वां जो सवाल है, जो बादल वाला सवाल है, एक तो बादल वाला एग्जाम्पल था जो मैंने करवाया था, बादल की ऊंचाई h tan बीटा प्लस tan अल्फा और h tan बीटा माइनस tan अल्फा वाला, वो जो मैंने एग्जाम्पल करवाया था, उसी प्रकार से एक क्वेश्चन है 8वीं विविध का 21वां क्वेश्चन। 8वीं विविध का 21वां क्वेश्चन है, वो है बादल वाला क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है? तो क्वेश्चन इस प्रकार है कि अपने पास झील है। देखो, ये जो क्वेश्चन है इसका जो डायग्राम बनेगा वो सेम पिछली वीडियो में जो अपने पास क्वेश्चन था उसके सेम टू सेम उसके जैसा ही बनेगा। तो उस वीडियो को पहले आपको देख लेना है, उसके बाद में देखेंगे, ज़्यादा समझ में आएगा। ये अपने पास झील है। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन आप देख लेना टेक्स्ट बुक में, उसके बाद मैं सीधा आंसर करा रहा हूँ, है क्या समझेंगे इसको। अपने पास झील है, झील में क्या होता है? पानी। ये है झील में पानी और ये है झील की सतह। ये झील की सतह है। क्या दिया है? झील की सतह से, ये झील की सतह है और झील की सतह पर एक बिंदु ए मान लिया या बिंदु बी मान लिया, ये बिंदु मैंने मान लिया बी। झील की सतह बी से कितना मीटर की ऊंचाई पर, मैंने एक बात बताई थी, ऊंचाई हमेशा लंबवत लेनी है, 90 डिग्री के कोण पर लेनी है। झील की सतह से 20 मीटर की ऊंचाई पर एक बिंदु है और इस बिंदु का नाम है ए। क्या नाम है? ए। और यहाँ पर एक बादल स्थित है। ये मेरे पास क्या है? एक बादल है। और ये है बादल की झील के तल से ऊंचाई। सेम टू सेम जो पिछली वीडियो थी, पिछला क्वेश्चन था, उसके जैसा ही सेम डायग्राम बनेगा। ये बादल है, ये है बादल की ऊंचाई। इस बिंदु को सी मान लिया, इस बिंदु को डी मान लिया। ऊंचाई हमेशा क्या ली जाती है? लंबवत ली जाती है। अपने पास एक तो क्षैतिज रेखा है झील की सतह, अपने काम किया, एक क्षैतिज रेखा और बना ली, इसका नाम दे दिया ए ई। ये 90, तो ये भी क्या होगा? 90 समांतर रेखाओं के बीच बनने वाले संगत कोण। और ये 90, तो ये भी क्या होगा? 90। कौन सा भी? ये बन गया रेखिक कोण युग्म। एक रेखा के एक ही बिंदु पर बनने वाले कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो ये 90, तो ये भी क्या होगा? 90। ये 90, ये 90 संगत कोण, ये 90, ये 90 रेखिक कोण युग्म। अब क्या दिया है? अब दिया है झील की सतह से 20 मीटर ऊंचा जो बिंदु है, 20 मीटर ऊंचा बिंदु कौन सा है? ए। इस बिंदु का बादल के साथ जो उन्नयन कोण है वो कितना डिग्री का है? 30 डिग्री का। बिंदु ए का बादल के साथ उन्नयन कोण कितना डिग्री का है? 30 डिग्री का। अब बात करते हैं बादल के प्रतिबिंब की। मैंने एक बात बताई थी, पानी के लिए जितना ऊंचा बिंब उतना नीचे प्रतिबिंब। तो जितना ऊंचा बिंब उतने नीचे प्रतिबिंब। बिंदु एफ पर क्या बन रहा है? ये बन रहा है बादल का प्रतिबिंब। अब क्या दिया है? अपने को दिया है बिंदु ए का बादल के साथ उन्नयन कोण कितना डिग्री है? 30 डिग्री। और बिंदु ए का बादल के प्रतिबिंब के साथ अवनमन कोण है वो कितना डिग्री है? 60 डिग्री।
उन्नयन कोण 30 डिग्री, प्रतिबिंब के साथ अवनमन कोण कितना डिग्री है 60 डिग्री। अपने को आकृति में साफ साफ दिख रहा है कि ये एक आयत बन रहा है, AEDB क्या बन रहा है, एक आयत। ये 20 है तो ये भी कितना मीटर होगा, 20 मीटर। इसको मान लिया मैंने कितना मीटर, h मीटर। कितना मान लिया, h मीटर। मैंने CE को मान लिया h मीटर, AE को मैंने मान लिया x मीटर। ये मैं मान रहा हूँ क्योंकि ये काम आएंगे अपने क्वेश्चन में। AE को मैंने मान लिया कितना मीटर, x मीटर। परंतु अपने को ज्ञात क्या करना है, अपने को ज्ञात करना है, क्वेश्चन में आपको क्वेश्चन मिलेगा उसमें लिख रखा है अपने को ज्ञात करना है बिंदु A से, किसे, बिंदु A से बादल की सीधी दूरी। ये दूरी क्या करनी है, अपने को ज्ञात करनी है, यानी कि AC अपने को क्या करना है, ज्ञात करना है। इसको मैंने मान लिया y मीटर। क्या मान लिया, y मीटर। अब अपने को एक बात का पता है कि ये है झील की सतह। झील की सतह से बिंब की दूरी कितनी है, झील की सतह से बिंब की दूरी है 20 भी है, h भी है। दोनों को जोड़ देंगे तो बिंब की दूरी आ गई 20 + h मीटर। और अपने को पता है पानी के लिए, कांच के लिए जितनी बिंब की दूरी उतनी ही क्या होती है, प्रतिबिंब की दूरी। तो जितना CD होगा उतना ही DF होगा। जितनी बिंब की दूरी है उतनी ही प्रतिबिंब की दूरी। तो बिंब की दूरी 20 + h, प्रतिबिंब की दूरी भी कितनी होगी, 20 + h। मीटर है तो मीटर। ये हो गया। अब अपने को DF चाहिए या फिर EF चाहिए, पिछले की जैसे सेम टू सेम वही काम है। अपने को DF काम नहीं आएगा, अपने को काम आएगा EF। तो क्या करेंगे, DF आया है 20 + h, चाहिए क्या अपने को, EF। तो क्या करेंगे, DF में ED क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। 20 + h में 20 जोड़ेंगे, 20 और 20 कितना हो जाएगा 40, प्लस में क्या है h। ये आ गया अपने पास EF। क्या आ गया अपने पास, EF। अब कुछ नहीं करना, एक बार छोटे समकोण त्रिभुज में tan, एक बार बड़े समकोण त्रिभुज में tan, उसके बाद उत्तर आता है तो ठीक है, नहीं आता है तो उसके बाद का काम करेंगे। कैसे, सबसे पहले छोटा समकोण त्रिभुज लेंगे। छोटे समकोण त्रिभुज का नाम है CEA, समकोण त्रिभुज CEA में, समकोण त्रिभुज CEA में लगेगा tan। tan कितना डिग्री, 30 डिग्री। tan क्यों लगेगा, क्योंकि लंब है, आधार है, कर्ण। एक बार इस कर्ण को भूल जाते हैं अपन, कर्ण को एक बार मान लिया कि कर्ण यहाँ पर उपस्थित नहीं है, अपने लंब ले लिया, क्या ले लिया, आधार। लंब आधार में क्या लगेगा, tan कितना डिग्री, 30 डिग्री, बराबर लंब कितना है h बटा आधार कितना है x। ये बन जाएगा tan 30। tan 30 का मान कितना होता है, tan 30 का मान होता है 1/√3 बराबर h बटा x। वज्र गुणा करेंगे क्या बन जाएगा, वज्र गुणा करेंगे बन जाएगा x एका x, x गुणा 1 क्या बनेगा x, h गुणा √3 h√3। ये आ गई समीकरण नंबर 1। छोटे में tan लगा दिया। अब लगाएंगे बड़े में tan। बड़े वाले समकोण त्रिभुज का नाम है AEF, ये 90 डिग्री AEF। तो समकोण त्रिभुज AEF में, समकोण त्रिभुज AEF में क्या करेंगे, इसमें भी लगाएंगे tan कितना डिग्री है 60 डिग्री। बड़े वाले में है tan कितना डिग्री 60 डिग्री। यहाँ पर लंब कितना है, यहाँ पर लंब है 40 + h। ये लंब है भी, थीटा के सामने वाला लंब, 90 के सामने वाला कर्ण, कर्ण का कोई मीटर नहीं है। ये क्या है, आधार। तो लंब है यहाँ पे 40 + h, आधार कितना है x। तो लंब तो है 40 + x बटा आधार कितना है, आधार है x। 40 + h चाहिए, 40 + h बट्टा में x। tan 60 का मान होता है वो होता है √3, बट्टा में क्या लिख सकते हैं 1, बराबर में है 40 + h ब्रैकेट में बट्टा में है x। वज्र गुणा करेंगे तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा x गुणा √3, x √3 बराबर 4 एका 4, 5 एका 5, 6 एका 6। तो ब्रैकेट एका ब्रैकेट, ब्रैकेट को 1 से गुणा करेंगे, किसी भी पद को 1 से गुणा करते हैं वही आता है सेम टू सेम। अब बात करते हैं x √3 की। अपने को पता है अपन x की जगह क्या लिख सकते हैं, अपने पास समीकरण नंबर 1 है। समीकरण नंबर 1 ये कहती है कि x की जगह जरूरत पड़ने पर अपन क्या लिख सकते हैं h √3। तो x की जगह क्या लिखेंगे h √3, अपन x की जगह लिखेंगे h √3, गुणा है तो गुणा, ये दो पद हैं x गुणा √3, ये दोनों गुणा में है, बीच में कोई चिन्ह, किसका चिन्ह होता है, गुणा का। x का मान लिख दिया h √3, गुणा है तो गुणा, √3 है तो √3, तो गुणा है तो गुणा, √3 है तो √3, बराबर में है 40 + h, तो बराबर में है 40 + h। ये बन जाएगा √3 कितना बन जाएगा 3, h है तो h, 40 + h तो 40 + h, 3h है तो 3h प्लस h, इधर जाकर क्या बनेगा -h, बराबर में क्या है 40। 3h में से 1h गया, कितना बचेगा 2h, बराबर में क्या है 40।
और ये गुणा में 2 इधर जाकर बनेगा भाग में 2, तो 40 में 2 का भाग कितनी बार जाता है? 20 बार। मीटर है तो मीटर, यानी h का मान आ गया 20 मीटर। h का मान कितना आ गया? 20 मीटर। इस h का मान आ गया कितना मीटर? 20 मीटर। परंतु अपना उत्तर अभी भी नहीं आया है। छोटे में tan का यूज़ कर लिया, बड़े में tan का यूज़ कर लिया, उत्तर अभी भी नहीं आया है। उत्तर क्या चाहिए अपने को? उत्तर चाहिए अपने को y। क्यों चाहिए? क्योंकि बिंदु A से बादल की सीधी दूरी है वो क्या है? y है। इस समकोण त्रिभुज, एक बार छोटे समकोण त्रिभुज में वापस जाते हैं अपन। छोटे समकोण त्रिभुज में अपने पास x आया है या नहीं आया है? अपने पास x का मान अभी नहीं आया है। छोटे समकोण त्रिभुज में h का मान अपने पास आ गया, y का मान अपने को क्या करना है? ज्ञात करना है। थीटा 30 डिग्री अपने को दे रखा है, तो थीटा के सामने वाली भुजा क्या होती है? लंब। लंब अपने को दे रखी है। कर्ण अपने को क्या करना है? ज्ञात करना है। तो लंब और कर्ण में किसका यूज होता है? साइन का। तो इस छोटे समकोण त्रिभुज में अब क्या लगाएंगे? साइन लगाएंगे। समकोण त्रिभुज का नाम है CEA। अपन लिखेंगे पुनः समकोण त्रिभुज CEA में किसका उपयोग करेंगे? साइन का। साइन कितना डिग्री है? 30 डिग्री। तो साइन 30 डिग्री बराबर, साइन बराबर क्या होता है? लंब बटा कर्ण। लंब कितना है? 20। h का मान 20 आ गया। कर्ण कितना है? y। ये बन जाएगा 20 बट्टा y। साइन 30 का मान होता है 1/2 बराबर 20 बट्टा y। वज्र गुणा करेंगे इसको तो ये बन जाएगा y का y, 20 दूआ 40 मीटर है तो मीटर, यानी कि बिंदु A से बादल की दूरी कितना मीटर आ गई? 40 मीटर। y का मान कितना मीटर आ गया? 40 मीटर। ये हो गया अपना क्वेश्चन। और भी किसी को कोई प्रॉब्लम हो पिछले चैप्टर में तो मैंने बोला था कि कमेंट सेक्शन में बताना ये चीज़। तो किसी का सुझाव नहीं आया, बहुत कम सुझाव आ रहे हैं। इसका मतलब मैंने जो स्टार्ट में बोला था वही बात है। तो पेरेंट्स ध्यान दें थोड़ा अपने बच्चों पर और उनको बोलें भी, मोटिवेट करें उनको वीडियो देखने के लिए, पढ़ने के लिए। अभी बात करते हैं अपन बहुपद की। नया चैप्टर अपने पास है, वो है पॉलिनोमियल्स, बहुपद। अब अपना स्टार्ट हो गया नया टॉपिक। उसका नाम क्या है? बहुपद, यानी कि पॉलिनोमियल्स। सबसे पहले मैंने जब त्रिकोणमिति स्टार्ट की थी, ऊंचाई एवं दूरी स्टार्ट की थी, उसमें त्रिकोणमिति बताया था। तो सबसे पहले बोला था कि किसी भी चीज़ को समझने के लिए सबसे पहले अपने को उसकी डेफिनेशन आनी चाहिए, उसकी परिभाषा आनी चाहिए। तो वही बात यहीं पे लागू होती है बहुपद। अपने को यदि ये चैप्टर नंबर 3 है, ये 10th मैथ का, 10वीं मैथ का चैप्टर नंबर 3 है, और बोर्ड में भी ये कितने नंबर का आता है? बोर्ड में भी ये 3 नंबर का आता है। 3 नंबर का केवल एक ही क्वेश्चन आता है। ये जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 3 10th मैथ की बुक में बहुपद, ये एग्ज़ाम में 3 नंबर का ही आता है। परंतु ये चैप्टर बहुत बड़ा है। चैप्टर बड़ा है, नंबर इसके कम है, परंतु एक बेनिफिट इसका ये है कि इस चैप्टर का यूज़ अपने 2 चैप्टर में और होता है। 2 नहीं, 2 से ज़्यादा चैप्टर में होता है। 10th की बुक में 19 चैप्टर हैं। 19 में से इस चैप्टर का यूज़ केवल इस चैप्टर में नहीं होगा, 2-3 चैप्टर और भी हैं जिनमें इनका यूज़ होता है। गुणनखंड विधि, पूर्णवर्ग विधि, श्रीधराचार्य सूत्र विधि, उनका उपयोग होता है। इसलिए ये केवल 3 नंबर का नहीं है, ये ज़्यादा नंबर का ही बनता है वैसे, पर अपन मान के चलती हैं कि कितने नंबर का है? 3 नंबर का। बोर्ड में 3 नंबर का केवल एक सवाल आता है, शायद 16वां या 17वां सवाल आता है। बहुपद सबसे पहले पढ़ेंगे परिभाषा की, बहुपद होता क्या है। बहुपद की परिभाषा पढ़ने से पहले अपने को पता होना चाहिए कि बीजीय व्यंजक क्या होता है। और बीजीय व्यंजक का पता होने से पहले अपने को पता होना चाहिए कि व्यंजक क्या होता है। व्यंजक क्या होता है? क्या चीज़? बहुपद की परिभाषा से पहले अपने को बीजीय व्यंजक का पता होना चाहिए कि ये क्या होता है। बीजीय व्यंजक से पहले अपने को पता होना चाहिए कि व्यंजक क्या होता है। तो अपन सिंपल शॉर्ट में समझेंगे, जितनी चीज़ अपने काम आ रही है उतनी चीज़ समझेंगे, ताकि जितने ज़्यादा हो सके उतने ज़्यादा अपन क्वेश्चन सॉल्व कर सकें। बात करते हैं व्यंजक की। तो मैथ में व्यंजक का शाब्दिक अर्थ जो होता है वो सिंपल सा होता है। व्यंजक का मतलब होता है कोई पद, कोई भी पद व्यंजक होता है। व्यंजक का मतलब क्या होता है? कोई भी पद क्या होता है? व्यंजक होता है। मैंने लिख दिया x, तो x क्या है? एक पद है। x क्या है? एक पद है, यानी क्या है? एक व्यंजक है। मैंने लिख दिया 2, तो 2 क्या है? एक पद है, यानी क्या है? व्यंजक है। यानी कोई भी पद होता है उसे ही क्या बोलते हैं अपन? व्यंजक बोलते हैं। अब बात करते हैं बीजीय व्यंजक की। किसकी बात करते हैं? बीजीय व्यंजक की। बीजीय व्यंजक की बात करने से पहले अपने को यह पता होना चाहिए
कि पद होते हैं दो प्रकार के। क्या बोला मैंने? व्यंजक का मतलब ही क्या है? पद है। पद मतलब x लिख दिया, 2 लिख दिया, y की स्क्वायर लिख दिया, z की क्यूब लिख दिया, 41 लिख दिया, ये सभी के सभी क्या हैं? पद हैं, सिंगल पद हैं। याद रखना है पद कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। एक तो होता है चर पद और एक होता है अचर पद। एक तो होता है चर पद और एक क्या होता है? अचर पद। अब अपन इसको समझेंगे कि चर क्या है, अचर क्या है। आज तक अपन ने क्या किया था? आज तक अपन ने रट्टा था कि हाँ भाई चर ये हो गया, अचर ये हो गया, परिभाषा रट ली, ऐसे वैसे। ऐसे कुछ नहीं करना। अपने को समझना है कि चर और अचर की पहचान कैसे करेंगे, चर और अचर की पहचान कैसी होगी, बहुपद की पहचान कैसे होगी, ये अपने को सीखना है। ये चीज़ 9th में भी है, ये चीज़ 10th में भी है, ऑलमोस्ट सेम टू सेम है, दोनों क्लास के काम आएगी। यानी 8th वाले बच्चे जो 9th में हुए हैं, 9th वाले जो 10th में हुए हैं, और 10th का एग्जाम अभी नहीं हुआ है, उनके काम आएगा, और साथ में कंपटीशन वालों के भी काम आएगा। यानी काफ़ी काम आ रहा है। बात करते हैं पद की। कितने प्रकार के? 2 प्रकार के, एक चर पद और एक अचर पद। सिंपल सा समझेंगे। चर, अपन चर को समझेंगे चल। अपन चर को क्या लिखेंगे? चल। मान लिया चर को क्या लिख दिया? चल। अचर को अपन ने लिख दिया अचल। क्या लिखा मैंने? चर को लिख दिया चल, अचर को लिख दिया अचल। चल का मतलब है जो चलता है। चल का मतलब क्या है? जो चलता है। यानी ऐसा मान जो घूमता रहता है, चलता रहता है, वही क्या होता है? चर होता है। अचल की बात करते हैं। अचल क्या होता है? अचल होता है जो नहीं चलता है, जो नहीं चलता है, यानी जो कहीं नहीं जाएगा, एक जगह निश्चित रहेगा, वो क्या होता है? अचर। क्या चीज़? चर का मतलब क्या समझेंगे? चल। चल का मतलब जो चलता है, यानी जो मान चलता है वह क्या होता है? चर होता है। अचर का मतलब अपन क्या समझेंगे? अचल। अचल यानी जो नहीं चलता है, यानी ऐसा मान जो कहीं नहीं जाता है, एक जगह फिक्स होता है, उसे क्या कहते हैं? अचर कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? अचर कहते हैं। कैसे? मान लिया अपने पास एक बिंदु है, एक मान है। ये मान एक बार इस जगह है, कुछ देर बाद इस जगह आ गया, उसके बाद इस जगह आ गया, फिर इस जगह आ गया, फिर इस जगह आ गया, फिर इस जगह आ गया, अब यहाँ पर जा रहा है। तो बताओ ये मान स्थिर है या चल रहा है? ये मान चल रहा है, तो ये जो बिंदु होगा ये चर होगा या अचर? ये बिंदु होगा चर। जो मान चलता है वो क्या होता है? चर। ये बिंदु एक दूसरी जगह जा रहा है, चल रहा है, ये क्या होगा? चर। परंतु बात करते हैं इस बिंदु की। ये बिंदु कल भी यहीं था, आज भी यहीं है, और ये 2 साल बाद भी यहीं पे रहेगा। यानी कि इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ये एक जगह फिक्स है, निश्चित है, नहीं चलता है, ये अपनी जगह फिक्स है, ये कहीं नहीं जाता है, तो ये क्या होगा? अचर। ये बिंदु क्या होगा? अचर। ये बिंदु चल रहा है, ये बिंदु क्या होगा? चर। अपन बात करते हैं चर और अचर किस प्रकार से। अपने को पता है चर पद का, आपने सीखा था कि चर पद क्या होते हैं। चर पद इंग्लिश की जितनी भी अल्फ़ाबेट होती है, इंग्लिश अल्फ़ाबेट जो है ABCD, इनको अपन क्या मानते हैं? चर मानते हैं। ABCDEFGHIJKLXYZ, ये सभी के सभी, यानी इंग्लिश की जो ABCD है, शॉर्ट में उसको क्या बोलते हैं अपन? स्मॉल लेटर्स में उसको क्या बोलते हैं अपन? चर बोलते हैं। उसको अपन चर समझते हैं। अचर किसको समझते हैं? याद रखना है, गणितीय जितनी भी संख्याएं हैं, गणितीय जितनी भी संख्याएं हैं, उनको अपन क्या बोलते हैं? अचर। अब इनको अपन अचर क्यों बोलते हैं, इनको अपन चर क्यों बोलते हैं, इसको अपन सीखेंगे। चर, चल यानी जो चलता है वो चर, जो नहीं चलता है वो अचर। अपन एक क्वेश्चन की बात करते हैं। अपने पास एक क्वेश्चन आ गया, एक क्वेश्चन दे दिया कि राम की आयु उसकी पिता की आयु की 3 गुनी है, 2 साल बाद इस प्रकार से चेंज होता है, तो बताइए कि वर्तमान में राम की आयु क्या होगी। तो ये एक सवाल जो अपने पास छोटी क्लास में आते थे, तो अपन सबसे पहले क्या करते थे? अपन इसका उत्तर स्टार्ट करते थे और लिखते थे माना राम की आयु। क्या लिखते थे? माना राम की आयु कितना वर्ष है? X वर्ष। एक क्वेश्चन आ गया अपने पास। क्वेश्चन क्या आया कि अपने को राम की आयु ज्ञात करनी है, कोई चीज़ अपने को ज्ञात करनी है, अपन क्या मानते थे? X। राम की आयु अपन ने क्या मान ली? X। एक और क्वेश्चन आ गया कि एक डेयरी है, उसमें इतनी 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 गायें हैं, इतनी भैंस है, वो इस प्रकार से दूध देती है, उसकी मात्रा इस प्रकार से कम होती है या बढ़ती है, तो बताओ कि 1 महीने में कुल दूध की मात्रा कितनी बनेगी। तो अपन क्या करते थे? इसका आंसर अपन लिखते थे माना दूध की कुल मात्रा, माना दूध की कुल मात्रा, और दूध की मात्रा को लेते हैं लीटर में, तो अपन क्या मानते थे उसको? X लीटर। क्या मानते थे? X लीटर। एक क्वेश्चन आ गया
उसमें पूछ लिया राम की आयु कितना वर्ष, x वर्ष मान ली। दूसरा क्वेश्चन आ गया दूध की कुल मात्रा x लीटर मान ली। एक और क्वेश्चन आ गया कि बताओ इस फैक्ट्री में कुल कपड़े की मात्रा कितनी है, तो अपन क्या मानेंगे, मानना फैक्ट्री में कपड़े की मात्रा या कपड़े की माप है वो कितनी है, x मीटर, कपड़ा मीटर में लेते हैं तो x मीटर मान लिया। कोई कह दे कि एक दुकान में इतना इतना सामान है, तो बताओ इसमें कुल सामान कितना है, तो अपन लिखेंगे मानना सामान की मात्रा कितना केजी है, x केजी। मान लिया कि इतना इतना परचून का सामान है, तो बताओ कुल सामान कितना है, तो क्या करेंगे सवाल में, माना परचून की मात्रा कितना किलोग्राम, x किलोग्राम। अपने पास एक क्वेश्चन और आ गया कि एक अपने पास पुस्तक भंडार है, उसमें गणित की पुस्तकें हैं, विज्ञान की पुस्तकें हैं, कुल इतनी पुस्तकें हैं, इतनी पुस्तकें यदि जाती है इतनी पुस्तकें और आती है, तो बताओ अंतिम में कुल कितनी पुस्तकें होगी। अपन क्या करते थे, अपन मानते थे माना अंतिम में पुस्तक भंडार में पुस्तकों की संख्या कितनी पुस्तक, x पुस्तक। ये इतने सारे एग्जाम्पल मैंने क्यों बताए हैं अब समझ में आएगा। पहला क्वेश्चन था कि राम की आयु कितनी होगी, मान लिया अपन ने क्वेश्चन हल किया, राम की आयु आ गई 20 वर्ष। पहले क्वेश्चन में x का मान कितना आ गया, 20 आ गया, 20 वर्ष। इसका मात्रक भी चेंज हो रहा है, वर्ष, लीटर, मीटर, केजी, पुस्तक, मात्रक भी चेंज हो रहे हैं। पहले क्वेश्चन का उत्तर आ गया x का मान 20 वर्ष। दूसरा क्वेश्चन आया कि दूध की कुल मात्रा कितनी है डेयरी में, तो मान लिया कि अपने पास उत्तर आ गया कि डेयरी में दूध की मात्रा है 10,000 लीटर। क्या मान लिया कि दूध की मात्रा डेयरी में है वो कितनी है, 10,000 लीटर। तीसरा क्वेश्चन आया अपने पास कि कपड़े की मात्रा कितनी है, अपन ने मान लिया कि दुकान में कपड़े की मात्रा या गोदाम में कपड़े की मात्रा है वो है 1200 मीटर। कितना मीटर कपड़ा है, 1200 मीटर। एक और क्वेश्चन आया कि एक दुकान है उसमें बताओ कि कितना किलोग्राम सामान है, परचून का सामान है, अपन ने x माना था, मान लिया इसका उत्तर आ गया 150 किलोग्राम परचून का सामान। कितना आ गया, 150 किलोग्राम परचून का सामान। और आखिरी जो क्वेश्चन था उसमें पूछा था कि पुस्तकों की संख्या कितनी है, मान लिया उसमें आ गई 2500 पुस्तकें। कितनी आ गई, 2500 पुस्तकें। अब इससे क्या निकल के आता है, इन सभी सवालों से क्या निकल के आता है। सबसे पहले तो एक बात याद रखनी है कि ज़रूरी नहीं है कि राम की आयु x ही मानी जाए। अपन राम की आयु स्मॉल a भी मान सकते हैं, ये स्मॉल x है। अपन राम की आयु स्मॉल a मान सकते हैं, स्मॉल b मान सकते हैं, स्मॉल c मान सकते हैं। यानी स्मॉल लेटर जितने भी हैं इंग्लिश अल्फ़ाबेट में, वर्णमाला में, अंग्रेजी वर्णमाला में जो ये ABCD जितनी भी है 26 के 26 जितने भी ये अपने पास वर्ड्स हैं, ये सभी के सभी अपन स्मॉल लेटर्स जो हैं अपने पास है, ये सभी के सभी अपन मान सकते हैं। जरूरी नहीं है कि x ही मानेंगे, यहाँ पर अपन A वर्ष भी मान सकते हैं, B वर्ष भी मान सकते हैं, F वर्ष भी मान सकते हैं, R वर्ष भी मान सकते हैं। तो पहली बात तो ये होगी, यहाँ पर केवल x आना जरूरी नहीं है, यहाँ पर XYZ कुछ भी आ सकता है। ठीक है, मान लिया। अब बात करते हैं पहले सवाल के लिए x का मान, x की बात कर रहे हैं अपन, x माना था। पहले सवाल के लिए x का मान क्या आया, 20। दूसरे सवाल के लिए x का मान कितना आया, 10,000। तीसरे सवाल के लिए x का मान कितना आया, 1200। चौथे के लिए 150। पांचवें के लिए 2500। बताओ x का मान एक जगह फिक्स है या चल रहा है। जितने भी अपन मान माने थे वो समान आए हैं या अलग अलग आए हैं, या फिर समान आने की संभावना ज़्यादा है या अलग अलग आने की संभावना ज़्यादा है। इसमें अलग अलग मान आने की संभावना ज़्यादा है। एक x के लिए मान क्या आ रहे हैं, अलग अलग परिस्थितियों में अलग अलग मान आ रहे हैं। यानी ये x जो है इसका मान एक जगह स्थिर है या चल रहा है। ये x जो है ये x चल रहा है, और जो चलता है उसे क्या कहते हैं, चर कहते हैं। इसलिए अपन ने x को क्या बोला है, चर बोला है। और इसलिए पूरी ABCD को क्या बोला है, चर बोला है। क्या चीज़, पूरी की पूरी इंग्लिश अल्फ़ाबेट है। कोई भी सवाल को हल करते हैं अपन उसको मानते हैं। बताइए हर सवाल के लिए एक मान फिक्स आएगा या फिर अलग अलग मान आएंगे, अलग अलग मान आएंगे। तो अलग अलग मान आएंगे यानी x के लिए या y के लिए या z के लिए या फिर ABC के लिए कोई मान फिक्स नहीं है। यानी एक बार मान कुछ आ रहा है, एक बार मान कुछ आ रहा है, एक बार मान कुछ आ रहा है, तो ये मान क्या हो रहा है, चल रहा है। तो जो मान चलता है उसे क्या कहते हैं, चर कहते हैं। इसलिए पूरी की पूरी इंग्लिश अल्फ़ाबेट है वो क्या होती है, चर होती है। अब बात करते हैं अचर की। अचर की क्या बात करेंगे, मैंने एक बात बोली थी कि जितनी भी गणित की संख्याएं हैं, वो अंक हैं और संख्याएं हैं, वो सभी क्या होती है, अचर होती है। कैसे, आप मुझे ये बताओ कि ये कितना है, क्या है ये है 250। अपन क्या बोलते हैं इसको, 250
क्या बोलते हैं इसको 250, इसको अपन क्या बोलते हैं 250। इन आप काड़ियों क्यों कौन बोला है, यानी इसका नाम क्या है, इसको अपन फिक्स बोलते हैं, इसको बोलते हैं अपन 250, यानी कि 250 फिक्स है ये। इसका नाम अपन ने और कुछ नाम क्यों नहीं लिया, इसका नाम विकास क्यों नहीं लिया, इसका नाम राम क्यों नहीं लिया, इसका नाम श्याम क्यों नहीं लिया, इसके अलग अलग नाम क्यों नहीं आए। इसको कोई भी देखेगा क्या बोलेगा, इसको या तो 250 बोलेगा या बोलेगा 250, एक ही बात है। इसको 250 ही क्यों बोलते हैं, इसको और कुछ क्यों नहीं बोलते। और कोई अपने को बोलते कि 250 लिख के दिखाओ, तो अपन 250 को ऐसे ही क्यों लिखेंगे, 250 को अपन ऐसे क्यों नहीं लिख सकते, क्योंकि ये फिक्स है, ये लिखने में भी फिक्स है, ये दिखने में भी फिक्स है, ये बोलने में भी फिक्स है, और ये समझने में भी क्या है, फिक्स है। आज के 10 साल पहले भी 250 को ऐसे ही लिखा जाता था, आज भी 250 को ऐसे ही लिखा जाता है, और आने वाले 10 साल बाद 50 साल बाद भी 250 को इस प्रकार ही लिखा जाएगा। यानी हर परिस्थिति में, समय के अनुसार और तापमान के अनुसार, हर चीज़ के अनुसार, हर अलग अलग परिस्थितियों में इस चीज़ का मान कभी चेंज ही नहीं हो रहा है, इस चीज़ का मान चेंज नहीं हो रहा है। ये 250 फिक्स है। अपन को किसी ने बोल दिया ये कितना है, तो इसी को कोई 7 बोलेगा क्या, ये कितना है, ये 5 है, इसको अपन क्या बोलेंगे, इसको अपन 5 बोलेंगे, इसको अपन 7 बोलेंगे क्या, इसको अपन 7 कभी भी नहीं बोलेंगे। कोई अपने को बोलेगा कि ये जो अपने कोई सामान लिया है, अपन बाजार जाते हैं, अपन ने कोई सामान लिया है, सामान हो गया 100 रुपये का, कितने रुपए का, 100 रुपये का, तो अपन ने 100 रुपये का सामान लिया है, तो अपन उसको 100 रुपये देंगे, या फिर अपन उसको 1000 रुपये दे के आएंगे, या फिर उसको 500 रुपये दे के आएंगे, या फिर उसको 217 रुपये दे के आएंगे। उसको अपन कितने रुपये दे के आएंगे, 100 रुपये। क्यों, क्योंकि 100 रुपये लिखने में भी एक ही है, समझने के लिए भी एक ही है, और इसको ये पढ़ने के लिए भी क्या है, एक ही है। यानी ये हमेशा क्या होता है, फिक्स होता है, इस पर किसी भी परिस्थिति में कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो जो मान फिक्स होता है, पहले भी 100 था, आज भी 100 है, आगे भी क्या रहेगा 100। तो जो मान फिक्स होता है, यानी जो मान नहीं चलता है, वो मान क्या होता है, वो मान क्या होता है, वो मान अचर होता है। इसलिए जितनी भी गणितीय संख्याएं हैं सभी क्या होती है, अचर। क्यों, क्योंकि ये मैंने लिख दिया 1,12,500, तो इसको अपन 1,12,500 ही पढ़ेंगे, इसका मान 1,12,500 ही होगा, इसका मान कभी भी चेंज नहीं होगा। तो ये हो गया चर, और ये क्या हो गया, अचर। ये अपने चर और अचर हो गई। क्या कौन करेगा, एडिट कर दियो भी। बात चल रही थी बीजीय व्यंजक की। बीजीय व्यंजक से पहले पढ़ा था व्यंजक। व्यंजक क्या होता है, पद। कितने प्रकार के, 2 प्रकार के, चर और अचर। चर और अचर। चर क्या आया था, चर जो आया था वो आया था कि जो चलता है। अचर क्या आया था, जो नहीं चलता है। अपन थोड़ा सा और पढ़ेंगे इसके बारे में। जो चलता है, जो मान चलेगा वो फिक्स होगा या फिक्स नहीं होगा। जो मान चलता है वो फिक्स नहीं होता है, निश्चित नहीं होता है। यानी चर का मान क्या होता है, निश्चित होता है, अनिश्चित। चर का मान अनिश्चित होता है क्योंकि यह मान चलता रहता है। बात करते हैं अचर की। अचर का मान चलता नहीं है, एक बिंदु फिक्स कर दिया तो इसका मान हमेशा यहीं पे रहेगा, तो ये नहीं चलेगा, तो ये फिक्स है या फिक्स नहीं है, ये फिक्स है। फिक्स को क्या बोलते हैं, निश्चित। यानी अचर क्या होता है, अचर एक ऐसा मान होता है जो क्या हो, निश्चित हो, जो क्या हो, निश्चित। इसका मान फिक्स होता है। तो इसकी परिभाषा क्या बनेगी, चर और अचर की परिभाषा होती है। चर और अचर की परिभाषा क्या बनेगी, परिभाषा ये नहीं बनेगी भी कि वह मान जो अनिश्चित हो उसे क्या कहते हैं, चर, और वह मान जो निश्चित हो उसे क्या कहते हैं, अचर। ये तो इसके शाब्दिक अर्थ हो गई। परिभाषा क्या बनेगी, परिभाषा ये बनेगी चर के लिए। चर के लिए परिभाषा बनेगी कि अलग अलग परिस्थितियों में, क्या चीज़ें, अलग अलग परिस्थितियों में किसी पद का मान, ऐसा पद
जिसका अलग अलग परिस्थितियों में मान भी क्या आता हो, अलग अलग आता हो, उसे क्या कहते हैं, चर। और अचर की परिभाषा क्या बनेगी, अचर की परिभाषा बनेगी कि ऐसा पद जिसका किसी भी परिस्थिति में मान चेंज नहीं होता है, मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है, उसे क्या कहते हैं, अचर कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, अचर कहते हैं। ये इसकी क्या बन गई, परिभाषा बन गई। अब बात करते हैं व्यंजक हो गया, अब बात करते हैं अपन बीजीय व्यंजक की। किसकी बात करते हैं, बीजीय व्यंजक की। तो याद रखना है बीजीय व्यंजक क्या होता है, जब चर और अचर सम्मिलित रूप में आ जाए। क्या चीज़ें, बीजीय व्यंजक का मतलब होता है, बीजीय व्यंजक का मतलब होता है जब चर और अचर सम्मिलित रूप में प्लस या माइनस में आ जाए, तो जब वो व्यंजक बनेगा, नया व्यंजक बनेगा, उस व्यंजक को क्या कहते हैं, बीजीय व्यंजक। कौन सा व्यंजक है, बीजीय व्यंजक। यानी ऐसा व्यंजक है जिसमें चर और अचर दोनों क्या आ जाए, साथ में आ जाए, वह कौन सा व्यंजक होता है, बीजीय व्यंजक। कैसे भी, अपन बात करते हैं चर की। अपन ने चर ले लिया x, चर क्या ले लिया, x प्लस अचर। चर का पता है अपने को, इंग्लिश की जो अल्फाबेट होती है वो क्या होती है, चर होती है। प्लस में बात करते हैं अचर की। अचर क्या होता है, गणितीय संख्याएं क्या होती है, अचर। एक गणितीय संख्या मैंने ले ली 9, तो ये बन गया x प्लस 9। x क्या है, x है चर, 9 क्या है, 9 अचर है। तो चर और अचर जब साथ में आएंगे तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा बीजीय व्यंजक। क्या बनेगा, बीजीय व्यंजक। तो अपने पास व्यंजक हो गया, चर अचर हो गया, बीजीय व्यंजक हो गया। अब बात करते हैं बहुपद की। अपन बीजीय व्यंजक तो अपन ने समझ लिया, अब बात अपन करते हैं बहुपद की। उससे पहले अपन एक बात और सीखते हैं। क्या चीज़, अपन इसमें एक चीज़ और देखेंगे। अपने पास है x, अपने को पता है x क्या है, चर है। x क्या है, चर है। अपन बात करते हैं x स्क्वायर की, चेक करते हैं कि x स्क्वायर है। x स्क्वायर को अपन चेक करते हैं कि x स्क्वायर चर है या क्या है, अचर है। चर और अचर चेक करने के लिए क्या करते हैं अपन अलग अलग कंडीशन लगाते हैं। क्या बोला मैंने, अलग अलग कंडीशन लगाएंगे। मान यदि अलग अलग आ गया वो तो क्या बनेगा, चर। मान एक समान आ गया वो क्या बनेगा, अचर। अपन x का मान 1 लेके देखते हैं। x का मान 1 लिखेंगे, ऊपर क्या है स्क्वायर, तो 1 की स्क्वायर 1। x का मान 2 लिया, 2 की क्या करेंगे, स्क्वायर, तो मान कितना आ गया, 2 की स्क्वायर 4। x का मान 3 लेंगे तो ये बन जाएगा 3 की स्क्वायर। x की स्क्वायर मतलब 3 की स्क्वायर, कितना बनेगा, 9। यानी कि x के मान 1 के लिए x स्क्वायर का मान कितना आया, 1। x के मान 2 के लिए x स्क्वायर का मान कितना आया, 4। x के मान 3 के लिए x स्क्वायर का मान कितना आया, 9। यानी अलग अलग कंडीशन के लिए ये मान भी क्या आ रहे हैं, अलग अलग आ रहे हैं। इसलिए ये x स्क्वायर भी क्या होगा, चर। क्योंकि चर की परिभाषा यही होती है, कंडीशन अलग अलग लगाओ, मान यदि अलग अलग आ जाए तो वो क्या होता है, चर होता है। यहाँ पर अपन एक बात और सीखेंगे। एक बात ये सीखेंगे कि याद रखना है, किसी भी चीज़ की घात 0 हो, किसी भी पद की घात 0 हो, उसका मान सदैव कितना होता है, 1। 1 की घात 0 का मान भी 1, 2 की घात 0 का मान भी 1, और x की घात 0 का मान भी कितना होता है, 1। अब अपन बात करते हैं अचर की। अपन ने एक अचर ले लिया 4। अपन ने एक अचर क्या ले लिया, 4। 4 एक गणितीय अंक है, और अंक क्या होता है, अचर होता है। अपन ने ले लिया 4। अपने को एक बात का पता है, अपन किसी भी अंक के गुणा में या किसी भी संख्या के गुणा में 1 लिख सकते हैं, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। 4 गुणा 1 क्या बनेगा, 4 ही बनेगा। बन गया, 4 है तो 4, गुणा है तो गुणा। 1 अपन 1 की जगह क्या लिख सकते हैं, अपन 1 की जगह लिख सकते हैं x की घात 0। 1 की जगह अपन क्या लिख सकते हैं, x की घात 0। बताया था किसी भी पद की घात 0 का मान 1 होता है, तो अपन 1 की जगह क्या लिख सकते हैं, x की घात 0। अब चेक करते हैं इस चीज़ में। देखो भी x का मतलब क्या होता है, चर। 4 क्या होता है, 4 क्या लिया था मैंने, अचर। 4 के गुणा में क्या लिखा, 1 को क्या लिख सकते हैं, x की घात 0। यानी कैसे भी करके इसमें भी क्या आ गया, x आ गया। अब मैं यहीं पे एक बात बता रहा हूँ आपको, परिभाषा पे ध्यान देना है। अपने को x y z पे ध्यान नहीं देना है। चर आया है नहीं आया है, x y z आया है नहीं आया है, ABCD आई है, ये अपने को ध्यान नहीं देना है। अपने को ध्यान देना है परिभाषा पर। चर अचर की परिभाषा क्या कहती है। यदि परिभाषा पर ध्यान नहीं देंगे तो क्या बनेगा, परिभाषा पर ध्यान नहीं देंगे तो क्या बनेगा, ये बनेगा कि सर यहाँ पर भी x आ गया तो x तो चर होता है, यहाँ पर भी x आ गया, स्क्वायर आ गया तो ये भी चर बन गया, ठीक है ये भी चर होता है, अचर नहीं होगा। परंतु सर यहाँ पर भी x आ गया तो ये तो अपन ने अचर लिया था, यहाँ पर भी x कैसे आ गया, अब तो ये भी चर बन गया, लिया था अचर बन क्या गया, चर। तो ऐसे थोड़ी होता है। अपन देखेंगे परिभाषा, x y z पर ध्यान नहीं देना है, x आ गया y आ गया इससे मतलब नहीं है। परिभाषा क्या कहती है, परिभाषा कहती है कंडीशन लगाओ। क्या लगाओ, कंडीशन, अलग अलग स्थितियाँ लगाओ।
यदि अलग अलग स्थितियों पर मान चेंज हो जाए वो तो क्या बनता है, चर। चाहे उसमें x हो या न हो वो अलग बात है। और अलग अलग स्थितियों में मान चेंज न हो वो क्या होता है, अचर। अपन इस पर कंडीशन लगाते हैं। कैसी कंडीशन, अपने पास था 4 और 4 को लिख दिया 4x की घात 0, अपन ने लिख दिया, यहाँ तक लिख दिया, ठीक। कंडीशन लगाएंगे, x की जगह पहले 1 लिखेंगे तो ये 4 है तो 4, गुणा है तो गुणा, x की जगह 1 लिखेंगे, ऊपर घात कितनी हो जाएगी, 0। अब बात करते हैं 4 है तो 4, गुणा है तो गुणा, x की जगह 2 लिखेंगे, ऊपर घात कितनी है, 0। अब बात करते हैं 4 है तो 4, गुणा x की जगह 3 लिखेंगे, घात कितनी है, 0। इक्वल इक्वल और इक्वल। 4 है तो 4, गुणा है तो गुणा, किसी भी पद की घात 0 का मान कितना होता है, 1, तो 1 की घात 0 का मान कितना होता है, 1। 4 है तो 4, गुणा 2 की घात 0 का मान भी कितना होगा, 1, और 3 की घात 0 का मान भी कितना होगा, 1। 4 1 का 4, 4 1 का 4 और 4 1 का 4। यहाँ पर अपने एक बात समझ में आती है कि अलग अलग कंडीशन के लिए इस चीज़ का मान चेंज नहीं हो रहा है, इसका मान समान आ रहा है। तो परिभाषा क्या कहती है, अलग अलग परिस्थितियों में भी मान चेंज न हो, मान समान आए तो वह क्या होता है, वह अचर होता है। इसलिए अपन ने फिक्स कर दिया कि 4 क्या है, अचर है, कोई भी संख्या क्या है, अचर है। और यहाँ पर मान चेंज हो रहे हैं, इसलिए ABCD जितनी भी है XYZ ये सारी की सारी क्या है, चर है। तो ये हो गया चर और अचर का कॉन्सेप्ट। जितना हो सकता था बड़े से बड़ा, जितना अपन समझ सकते थे इसको, उतना अपन ने गहराई से समझ लिया है। बीजीय व्यंजक को अपन ने समझ लिया है कि उसमें चर भी आएगा, उसमें अचर भी आएगा, बीच में प्लस या माइनस का अपने को क्या मिलेगा, चिन्ह मिलेगा। बीच में प्लस या माइनस का अपने को क्या मिलेगा, चिन्ह मिलेगा। अब देखते हैं, अपने चेक करते हैं। अपने पास दे दिया 4x की स्क्वायर प्लस 7x प्लस 3, ये अपने पास दे दिया। ये अपने पास कोई भी 3 पद आ गए। अपने को चेक करना है, चर अचर का अपने को पता है, अपने को चेक करना है कि ये बीजीय व्यंजक है या नहीं है। यहाँ पर x की स्क्वायर है, साफ साफ पता चलता है कि यहाँ पर मान रखेंगे तो मान चेंज होगा। मान चेंज होगा यानी अलग अलग स्थितियों के लिए मान चेंज होता है, यानी ये क्या बन जाएगा, चर। यहाँ पर x है, गुणा में 7 है, तो यहाँ पर x का जैसे जैसे मान बढ़ाएंगे इस 7x का मान भी बढ़ेगा, अलग अलग मान आएगा, तो 7x भी क्या बन जाएगा, चर। और अपने को पता है 3 एक अंक है और अंक क्या होता है, अचर। तो इसमें चर भी आ गया, अचर भी आ गया, ये क्या बन गया, ये बन गया बीजीय व्यंजक। सिंपल सी बात है, ठीक। बात करते हैं 7y प्लस 3z की प्लस में 4 की। तो अपने को पता है y क्या होता है, चर। चर के गुणा में कोई चीज़ है वो भी क्या बनाएगी, चर बनाएगी। ये भी क्या बनेगा, चर बनेगा। तो ये भी चर, ये भी चर, ये क्या है, अचर। यानी ये भी क्या बन गया अपने पास, ये भी अपने पास बन गया बीजीय व्यंजक। क्यों, क्योंकि इसमें चर भी आ गया और अचर भी आ गया। परंतु अब मैं बात करता हूँ 4x की। तो ये बताना है आपको कि 4x बीजीय व्यंजक है या नहीं है। क्या चीज़ भाई, 4x, x के मान चेंज करेंगे, 4x का मान भी चेंज होगा, तो 4x क्या बन गया, चर। अब इस पद में केवल चर पद आया है, अचर पद नहीं आया है, तो ये बीजीय व्यंजक बनेगा या नहीं बनेगा। ये बीजीय व्यंजक दिखने में बीजीय व्यंजक नहीं लग रहा है, परंतु ये भी बीजीय व्यंजक है। क्यों है, क्योंकि किसी भी चीज़ के प्लस में, किसी भी मान के प्लस में अपन क्या लिख सकते हैं, 0। किसी भी मान के प्लस में क्या लिख सकते हैं, 0। तो 4x क्या है, चर है। 0 क्या होता है, फिक्स होता है। फिक्स यानी अचर होता है। चर भी आ गया, अचर भी आ गया, इसका मतलब 4x भी क्या है, 4x भी एक बीजीय व्यंजक है। ये बन गया अपने पास कौन सा व्यंजक है, बीजीय व्यंजक। अब अपन आ गए बहुपद की परिभाषा पर कि बहुपद क्या होता है। अब अपनी जो प्रश्नावली की परिभाषा है, चैप्टर की परिभाषा है, अपन उस पर आ गए। तो देखते हैं क्या होता है बहुपद। सबसे पहले बहुपद की परिभाषा लिखते हैं। परिभाषा ये होती है, ऐसा बीजीय व्यंजक, ऐसा बीजीय व्यंजक जिसमें चर की घात, ऐसा बीजीय व्यंजक जिसमें चर की घात क्या होनी चाहिए, एक पूर्ण संख्या होनी चाहिए। ऐसा बीजीय व्यंजक जिसमें चर की घात एक
पूर्ण संख्या होनी चाहिए, पूर्ण संख्या होनी चाहिए, उसे क्या कहते हैं? उस बीजीय व्यंजक को ही क्या कहते हैं? बहुपद कहते हैं। उस बीजीय व्यंजक को ही क्या कहते हैं? पॉलिनोमियल्स यानी बहुपद कहते हैं। क्या परिभाषा है? ऐसा बीजीय व्यंजक जिसमें चर की घात एक कौन सी संख्या हो? पूर्ण संख्या। सबसे पहले अपने को पता होना चाहिए कि पूर्ण संख्या क्या होती है। पूर्ण संख्या होती है, वो होती है होल नंबर्स, इसको लिखते हैं अपन W से। पूर्ण संख्या 0 से स्टार्ट होती है। कहाँ से स्टार्ट होती है? 0 से। 0 के बाद में 1 2 3 4 और ये कहाँ तक जाती है? अनंत तक। ईश्वर जी जो चैप्टर करवा रहे हैं वास्तविक संख्या वाला, उसमें इसको एकदम बहुत कॉन्सेप्ट को एकदम गहराई से बताया गया है, बेसिक से बताया गया है। आप उसको देखोगे समझ में आ जाएगा कि पूर्ण संख्या क्या है। बस सिंपल इतना याद रखना है, पूर्ण संख्या का मतलब है 0 से स्टार्ट होकर कहाँ तक जाता है? अनंत तक जाता है, उसे क्या कहते हैं? पूर्ण संख्या। अब बात करते हैं कि इसमें क्या दिया है। इसमें दिया है ऐसा बीजीय व्यंजक, तो पहली कंडीशन यहीं पर लगा दी। बहुपद की पहली कंडीशन यहीं पर लग जाती है कि बहुपद होने के लिए पहले क्या होना चाहिए? बीजीय व्यंजक होना चाहिए। उसके बाद में बात करते हैं उसमें चर की घात एक पूर्ण संख्या होनी चाहिए, यानी चर की घात x हो सकता है, y हो सकता है, z, चर कुछ भी हो सकता है। इसमें चर की घात 0 से लेकर कहीं भी हो सकती है, परंतु पूर्ण संख्या क्या कहती है? पूर्ण संख्या ये कहती है, पूर्ण का मतलब बट्टा वाली संख्या जो होती है, 1/2 हो गई, 2/3 हो गई। ये जो बट्टा वाली संख्या है ये संख्या पूर्ण संख्या में नहीं आती है। इसका मतलब अपन क्या समझेंगे? इसका मतलब अपन ये समझेंगे कि बहुपद होने के लिए अपने पास एक ऐसा बीजीय व्यंजक होना चाहिए जिसमें चर की घात एक्स वाई जेड किसी की भी घात 0 हो तो चलेगा, 1 हो तो चलेगा, 2 हो तो चलेगा, 10 हो तो भी चलेगा, परंतु 1/2 हो तो नहीं चलेगा, 2/3 हो तो नहीं चलेगा। यानी अंश बट्टा हर में घात नहीं चलेगी, पावर अंश बट्टा हर में नहीं चलेगी। दूसरी बात, पूर्ण संख्या में माइनस नहीं आता है, ये पूर्णांक संख्या में आता है। पूर्ण संख्या में नेगेटिव की कोई संख्या नहीं होती है। तो एक बात यहाँ पर ये आ गई कि अपने को बहुपद के लिए एक ऐसा बीजीय व्यंजक चाहिए जिसमें चर की घात 0 से लेकर अनंत तक हो, परंतु अंश बट्टा हर में न हो और माइनस में भी न हो। यहाँ पर अंतर निकलेगा बीजीय व्यंजक में और बहुपद में। कैसे निकलेगा? अपन बात करते हैं 4x + 2। चेक करते हैं कि ये केवल बीजीय व्यंजक है या बहुपद भी है। कैसे? अपने पास 4x है, यहाँ पर चर है और चर की घात यहाँ पर कुछ नहीं है, मतलब चर की घात कितनी है? 1 है। यहाँ पर 2 है और 2 के गुणा में अपन लिख सकते हैं x की घात 0। बताया था कि 2 के गुणा में 1 लिख सकते हैं और 1 की जगह x की घात 0। अपन देखते हैं यहाँ पर चर की घात कितनी है? 1। यहाँ पर चर की घात कितनी है? 0। तो 0 घात भी चलेगी क्योंकि पूर्ण संख्या होती है, 1 घात भी चलेगी यानी पूर्ण संख्या होती है। यानी ये एक ऐसा बीजीय व्यंजक है, 4x + 2 एक ऐसा बीजीय व्यंजक है जो क्या है? बहुपद भी है। क्या है? बहुपद भी है। परंतु अपन एक और बात करते हैं। अपने पास आ गया 2x की घात 2/3, 2x की घात 2/3 और प्लस में आ गया 4x + 31, ये आ गया अपने पास। यहाँ पर चर की घात कितनी है? 2/3। यहाँ पर 4 है और यहाँ पर चर है, चर के ऊपर कोई घात नहीं है, मतलब कितनी घात है? 1 घात। और यहाँ पर कितना है? 31। यानी इसका मतलब है 31 के गुणा में 1 लिख सकते हैं और 1 की जगह x की घात क्या लिख सकते हैं? 0। यहाँ पर चर की घात 1 है, चलेगा। यहाँ पर चर की घात 0 है, चलेगा। परंतु यहाँ पर चर की घात कितनी है? 2/3। बताया था कि अंश बट्टा हर की घात नहीं चलेगी। यानी ये जो अपने पास व्यंजक आया है, ये व्यंजक बीजीय व्यंजक तो है, परंतु ये व्यंजक बहुपद नहीं है। ये बात अपने को क्या रखनी है? याद रखनी है। एक आखिरी एग्जाम्पल है अपने पास, वो अपन लेते हैं x + 1/x। ये आ गया अपने पास, या फिर x³ + 1/x। x की क्यूब जो है वो सेम टू सेम, प्लस है तो प्लस। ये है 1/x, 1/x यानी x के ऊपर घात कितनी है? 1। ये घात जब ऊपर जाएगी, याद रखना है, बट्टा से कोई घात नीचे से ऊपर जाती है या ऊपर से नीचे आती है तो x के मान में कोई चेंज नहीं होता। घात प्लस में है तो माइनस में हो जाएगी, माइनस में है तो क्या हो जाएगी? प्लस में। यानी ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर जाने पर घात का चिन्ह क्या हो जाता है? चेंज। तो ये x की घात 1 ऊपर जाएगा तो यहाँ पर क्या है? 1 ऊपर जाएगा, मतलब किस में आ जाएगा? गुणा में। x³ तो x³ प्लस है तो प्लस, 1 है तो 1 ऊपर जाएगा, यानी पहले भाग में था अब किस में आ गया? गुणा में। तो x की घात नीचे क्या आती है? +1, ऊपर जाकर क्या बन जाएगी? -1। यहाँ पर बन जाएगी x की घात -1। अब देखते हैं x क्या है? चर। चर की घात कितनी है? 3। 3 चलेगी या नहीं चलेगी? चलेगी। चलेगी। क्यों चलेगी? क्योंकि पूर्ण संख्या
3 क्या होती है? एक पूर्ण संख्या। परंतु बात करते हैं -1 की। बताया था कि -1 पूर्ण संख्या में नहीं होता है, यानी कि -1 ये जो घात है ये नहीं चलेगी। नहीं चलेगी मतलब ये एक बीजीय व्यंजक तो है परंतु ये बहुपद नहीं है। तो ये अपना आज का हो गया टॉपिक। कल अपन बहुपद के प्रकार पढ़ेंगे, विधियां हैं शून्य के निकालने की, बहुपद के शून्य के निकालने की, समीकरण के मूल निकालने की अपने सीखेंगे। बहुपद क्या होता है, समीकरण क्या होती है, असमीका क्या होती है, तीनों में अंतर क्या होता है। बेसिक में बहुपद की परिभाषा तक जितना बता सकता था उतना बता दिया। कोई एग्जांपल आपके पास में है जो आपको नहीं समझ में आ रहा है कि ये बीजीय व्यंजक बन रहा है या बहुपद बन रहा है, या फिर कोई व्यंजक है, चर क्या है, अचर क्या है, तो उसके बारे में कुछ भी यदि आपको पूछना है कमेंट बॉक्स में आप बताएंगे उस चीज़ को। वीडियो जितनी ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा फ़ायदा लेंगे। तो